यह 3 खबरें जो IRFC में पिछले काफ़ी समय से असर कर रही हैं और एक इतनी ज़्यादा नेगेटिव खबर है दोस्तों। ये फाइनेंशियली खबर ख़राब नहीं है, गलत नहीं है कहना चाहिए, मैनेजमेंट वाइज बहुत गंदी खबर है ये। और PSUs में ऐसे धब्बे लगना, ये मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसी कंपनी जो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली और वेल मेंटेन्ड रूप से आप कह सकते हैं चल रही थी, उसमें इस तरह की खबरें आना बिल्कुल भी सही नहीं है। बट सिर्फ एक उस खबर को हटा दें तो लगातार जो 2 खबरें निकल के आई दोस्तों, वो काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और ये इन कंपनी की, जिस कंपनी की मैं आज बात करने वाला हूँ, उसकी स्ट्रेंथ को जताती है, उसकी इस ताकत को जताती है कि क्यों IRFC मुझे पर्सनली पसंद है, भले ही इसके शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा निराश ही क्यों ना किया हो। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आखिर वो 3 खबरें क्या हैं और कौन सी वो खबर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके साथ साथ Q2 में हमें किस तरह के नतीजे मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक व्यूअर का बहुत शानदार कमेंट था कि इसके ऊपर हर हफ्ते वीडियो बनाया कीजिए, और एक ने तो ये भी कहा था कि इसमें तो व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, तो इसमें आप क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, जब तक कुछ ठोस चीज़ या आप कह सकते हैं कोई मजबूत चीज़ जो एक्चुअल में इफ़ेक्ट करती हुई स्टॉक को जब तक ना आए और जब तक कुछ चीज़ें अच्छी खासी एकत्र नहीं हो जाएं, तब तक वीडियो किसी भी स्टॉक के ऊपर बनाना मुझे सही नहीं लगता, भले ही वो कितनी ज़्यादा अच्छी व्यूज़ क्यों ना देता हो दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक में ख़बरों का असर ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए इसमें जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो वाकई में शेयर होल्डर्स के लिए चिंताजनक हो या कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, तब तक इसमें वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ को लेकर के आप एश्योर्ड रहिए, जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं IRFC की। देखिए, IRFC के साथ ऐसा है कि निवेशकों को भले ही कितना भी दर्द दे चुका हो, जी हाँ दोस्तों, दर्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं कि वाकई में निवेशक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि जो इसका 26 रुपये एक समय का सबसे ऊपर का लेवल है, या आप कह सकते हैं जो इसका इशू प्राइस भी था, उस तक को इसने आज तक नहीं छुआ है। इसके बावजूद निवेशक सिर्फ इसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, इसी स्टॉक में कह लीजिए आप वो समय ढूंढना चाहते हैं जहां पर वो एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा लगा लें और उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा रिटर्न कमा लें। तो देखिए, उनको तो मैं बस हमेशा यही बोलता हूँ कि टाइमिंग किसी भी, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे शेयर प्राइस हो, उसके बॉटम की टाइमिंग कोई नहीं पता लगा सकता, ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। और यदि किसी ने ऐसा किया है तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ 2 हो सकता है, या तो वो लक फैक्टर रहा होगा उसके साथ, या दूसरी चीज़, अब क्या ही बोलें उसकी दूसरी चीज़, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ होती हैं। तो अब हटा के बात करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, आखिर वो 3 खबरें हैं क्या। देखिए, सबसे पहली खबर जो काफ़ी पॉजिटिव भी है, 2 बड़ी इंडिया की कंपनीज, PSU कंपनीज ने आपस में MOU साइन किया है। MOU दोस्तों होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों ही कंपनीज में आने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट्स में कह लीजिए आप जो अपार संभावना है, उसको देखते हुए आपस में MOU साइन किया है। कौन सी है वो 2 कंपनियां? एक है दोस्तों ऑफकोर्स IRFC, दूसरी है IIFL। अब लोगों लगे भाई IIFL तो सिक्योरिटीज़ होता है, हमारे भसीन साहब आते रहते हैं अक्सर, तो ये वो IIFL नहीं है दोस्तों। ये IIFL है, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इन दोनों ही ने आपस में दोस्तों कह लीजिए MOU साइन किया है, ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड आपके साथ पढ़ना शुरू करूँ तो देखिए, IRFC एंड IIFL साइन टू स्ट्रेंथ कोऑपरेशन इन फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस टू द रेलवे सेक्टर। तो इवन ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि 2 बड़ी कंपनियां, 2 बड़ी एक्सपर्टीज़ वाली कंपनियां आपस में जुड़ रही हैं और आने वाले समय में जो रेलवे में अपार संभावनाएं हैं उसे तलाशने के लिए, और इसमें दोनों ही कंपनीज़ का फ़ायदा है और अल्टीमेटली हम जैसे IRFC के शेयर होल्डर का भी फ़ायदा होगा। और इसी बात में मैं एक डिस्क्लोजर के रूप में भी बता दूं दोस्तों कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, और शायद तक मैं आज या कल में इसमें एक नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करूं भी IRFC में दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो बहुत छोटा होगा, और मैं आपसे अक्सर कहता आया हूं कि मैं बहुत आराम से इसे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। मैं इसे बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं देना चाहता
कि भाई कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट डाल दूँ और भूल जाऊँ। आराम से एक्यूमुलेट करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए रखने की कोशिश करूँगा। तो यदि आपको लगता है कि मैं इसमें बड़ा बायस हो सकता हूँ तो आप वीडियो के यहाँ छोड़ सकते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं दोस्तों, जो भी मैं यहाँ सलाह देता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बाइंग और सेलिंग आप जो भी करें या तो अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या और भी कुछ रिसर्च ज़रूर करके करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक और पॉजिटिव चीज़ हो गई दोस्तों। इसके बाद क्या पॉजिटिव होता है? इसके बाद एक पॉजिटिव है जो लगभग एक सवा हफ्ते पहले हुआ दोस्तों। वो ये है कि IRFC ने लगभग 250 करोड़ रुपए रेस किए हैं NCD के थ्रू। और अब मैं इसके आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि IRFC की ताकत क्या है। आज जब पूरे बाज़ारों में दोस्तों लोग बॉन्ड मार्केट के थ्रू पैसा रेस करने में अपने आप को या तो बहुत टफ महसूस कर रहे हैं, या टफ महसूस करना मतलब दोस्तों सही वर्ड होता है, बहुत मुश्किल उन्हें पेश आ रही है फंड रेस करने में। क्यों? आपको पता होगा ग्लोबल और मैक्रो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। और ऐसे में IRFC ने दोस्तों जो 250 करोड़ रुपए 2,500 करोड़ रुपए माफ़ कीजिएगा जो NCD के थ्रू रेस किए हैं बॉन्ड के थ्रू, उसमें भी जो इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी है दोस्तों, 7.9% की। ठीक है, और इसके कारण ये मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि IRFC इज़ अ गुड कंपनी और इसके पीछे जो सरकार की बैकिंग है उसे बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाने में बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि तकलीफ़ नहीं होती। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर 10 अक्टूबर को जारी बयान के अनुसार मैं अगर आपके साथ बताऊं, जो मैं एक आर्टिकल में लाया था आपको कोट करके बताऊं, आप देखिए, IRFC हैज़ मोबिलाइज्ड 2,500 रुपीज़ थ्रू द इशू ऑफ बॉन्ड्स फॉर 10 years थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एट अ कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ 7.69% पर एनम। आप समझिए इस चीज़ को कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये फंड रेज करने की बातें कही जा रही हैं। 10 साल का ये बॉन्ड होगा, उससे लगभग आप कह सकते हैं कि 7.69% के इंटरेस्ट रेट में। इतना ही नहीं दोस्तों, द इशुएंस हैड बेस्ड इशू ऑफ ₹500 करोड़ विथ ग्रीन इशू ऑप्शन ऑफ 2,000 करोड़, यानी बेस प्राइस 500 करोड़ था। और इसकी सब्सक्रिप्शन रेट ऐसी हुई है दोस्तों कि द इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड विच वॉज ओपन ऑन October 10 अक्टूबर को जो बॉन्ड ओपन हुआ था वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए की के लिए सब्सक्रिप्शन हुई है। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इनके बॉन्ड्स मजबूत है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जब तक OFS नहीं आता तब तक आपको इसमें कोई भी तेज़ी देखने को तो कतई नहीं मिलेगी। बट ये कंपनी जिसे आप निचले स्तरों पर आराम से एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, 6% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड आपको दे रही है दोस्तों। और ये जिस तरह के इसके ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहे हैं ये लगातार देती रहेगी। फिर आते हैं दोस्तों भाई कि अमिताभ बनर्जी साहब ने एक बात कही थी, और अमिताभ बनर्जी साहब की इसके बाद वाली खबर है वो चौथी खबर हो जाएगी। तो ये जो तीसरी खबर बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ये उतनी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने बस यही कहा था, उसके बाद क्योंकि उनका तो कांड हो गया उनका, अब क्या ही बोलेंगे हम। तो उन्होंने कहा है दोस्तों एक में कि जो IRFC का नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर 22 में लगभग दुगना हो गया है, 6,000 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब आते हैं तीसरी नेगेटिव चीज़ जो लगातार स्टॉक प्राइस में प्रेशर बनाई हुई है। और प्रेशर बनाए हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में जब बाजार ऊपरी स्तरों में भाग रहा है, आप एक चीज़ महसूस किए होंगे कि IRFC नहीं भाग रहा है दोस्तों। तो यही तीन जो कह सकते हैं, जो ये आज मैं आपके साथ चौथा जो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वही रीज़न है। और ये दोस्तों बहुत ही ना आप कह सकते हैं कि दिल दुखा देने वाला और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों कि अमिताभ बनर्जी जी को तत्काल प्रभाव से उनके तमाम जो उनकी कह लीजिए शक्तियाँ हैं उनसे उन्हें निरस्त कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है उनको। क्योंकि क्या थे दोस्तों, वो चेयरमैन और MD थे IRFC के, और उनमें जो फाइनेंशियल्स जो उन्हें डिस्पैरिटी है उसके लिए हटाया गया कि भाई वो जो IRFC का पैसा है उसे पर्सनल यूज़ के लिए कह लीजिए पर्सनल यूज़ के लिए यूसेज करते थे। और मैं इस बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए उसका कोई मतलब है नहीं अब। ठीक है, उनका मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें यही कह रहा था कि भाई कोई एक्सटेंशन है वहाँ पे 4 BHK घर था, उनमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने फैमिली के साथ। तो ये तमाम चीज़ें चल रही थी।
तो ये एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। बस मोर और लेस हमको ये जानना ज़रूरी नहीं भाई कि कहाँ कहाँ से हुआ है प्रॉब्लम। एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ जिसके कारण इन्हें हटा दिया गया, और ये चीज़ के कारण दबाव इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों देखिए, भले ही आप कुछ भी बोलें, मैनेजमेंट में एक डेंट तो लगाता ही है, और इसीलिए कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका पता ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। भाई अगर टॉप मैनेजमेंट कोई इस तरह के काम कर देगा तो आप और मैं क्या ही पता लगा लेंगे। और ये ऐसा पहला मामला नहीं दोस्तों, सबसे मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, जलील, सबसे घटिया किस्म का काम जो हुआ था, जो मुझे आज भी याद है, वो है यस बैंक का, जो राणा कपूर ने किया था। वो अपने आप में मुझे लगता है इतना बड़ा धोखा है अपने निवेशकों के साथ दोस्तों। अब क्या ही बोले हम उस चीज़ को, बट स्टिल तो स्टॉक मार्केट में जब आप भी आएँ दोस्तों तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी और ये चीज़ें रहेंगी। और अब तो दोस्तों दो ऐसी चीज़ें जुड़ गई हैं हमारे बाज़ार के साथ जो अनसर्टेनिटी आपके साथ हमेशा रखेंगी। इसीलिए कभी भी, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, आपको एक वर्ड का यूज़ करते सुनाई दे, गारंटी है इस चीज़ की, वो भी स्टॉक मार्केट में, तो एकदम उससे दूर हो जाइएगा। आज के जो युग चल रहा है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन प्लस मैनेजमेंट जिस तरह से काम करती हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखाई देती, और ये होता ही है। बताइए आरएफसी में भी यही काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है, तो आप किसी और अन्य प्राइवेट कंपनी से क्या ही उम्मीद करेंगे। तो आप समझिए, आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कल को कुछ हो जाता है, कल को चाइना एक ताइवान में ऊपर मिसाइल छोड़ देता है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, और अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच वॉर हो रही है जिसके बारे में भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है। भले ही वहाँ करोड़ों लोग मर जाएँ, लाखों लोग मर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जान की उतनी कीमत है नहीं, क्योंकि ना वेस्टर्न मीडिया का वहाँ पे कुछ असर हो रहा है, मतलब उनका कोई वहाँ ना ऑडियंस है वहाँ पे, और एक जो व्यूअरशिप है वहाँ पे ज़्यादा आएगी नहीं, तो उसकी तो ज़्यादा हम चर्चा करते नहीं है लोग दुनिया, बट वहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, और उसका असर आपके बाज़ार में आता ही है। तो ये दो चीज़ कितनी ज़्यादा बुरी कदर हिट करेगी आपको या आपके शेयर को, ये कोई नहीं बता सकता। तो ये दो चीज़ हमेशा हो सकती है, ये रिस्क हमेशा दिमाग में रखें। और बट IRFC में मैं करेंटली एकदम बुलिश हूँ दोस्तों, और यही 3-4 चीज़ें थी जो आपके साथ चर्चा करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं आपको बता दूं, IRFC में जो Q2 के नंबर्स हैं, मैं देखने होंगे इस बार कैसे आते हैं, और जैसे भी आए, मैं आज भी कहूँगा कि उतना बहुत ज़्यादा असर इसके में करेंगे नहीं, क्योंकि एक स्टेडी किस्म का ये क्वार्टर देगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गए तो मैं नहीं कहता, बट अगर मोरलेस ऊपर नीचे आएंगे तो भी स्टॉक प्राइस में उतना असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। बट जो भी आएंगे मैं आपके साथ चर्चा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, मेरे ये छोटा सा जो आपके साथ चर्चा थी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। अगर पहली बार आए हैं तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।